कौन है? चंदा चलावरिया है ना बेटा? चंदा बेटा कौन सा पेपर चल रहा है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। लवली राज भी आ गए। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेटा आप लोगों की क्लास अभी कॉलेज नहीं बुलाया ना? हेलो थर्ड ईयर, अभी कॉलेज नहीं बुलाया ना? नो मैम। हाँ बेटा, अभी तो जूलॉजी की भी ऑनलाइन ही ले रहे हो क्या? केमिस्ट्री की भी ऑनलाइन ले रहे हो बेटा? यस मैम, केमिस्ट्री के लिए ले रहे हैं ऑनलाइन। मैम आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो, आरबीडी या सीबीएच? बेटा दोनों में से पढ़ाऊंगी। अभी तो आरबीडी तो कल तो जो पढ़ाया था वो आरबीडी में से पढ़ाया था। यस मैम। चित्रांशा भी आ गई ना? हाँ अच्छा बेटा, तो जूलॉजी की क्या कैसे लेते हो क्लास फिर? जूलॉजी की ऑनलाइन मैम कल तो क्लास थी नहीं। अच्छा, ऑनलाइन ही ले रहे हो क्या अभी? यस मैम। ओके बेटा, देखते हैं अब कॉलेज कब जाते हैं, या हो सकता है ऑनलाइन ही हो। तो अभी तो खुलेगा नहीं बेटा, जनवरी में तो लग रहा है मुझे, फरवरी में ही देखेंगे फिर, है ना? कंचन चौधरी भी आ गई, इनको एडमिट कर देती हूँ। कंचन चौधरी। मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम हमारा सिलेबस कम होगा क्या? सिलेबस अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी कोरोना का कम हो गया है, तो मुझे नहीं लगता सिलेबस कम होगा। खैर अपनी तो दोनों बुक्स कंप्लीट हो ही गई, लेकिन वैसे सिलेबस नहीं लगता बेटा कम होगा। अगर ऑनलाइन एग्जाम हुए तो कम हो सकता है, लेकिन ऑफलाइन में बुलाया तो कोई कम की बात ही नहीं है बेटा, जहां तक मैं सोच रही हूँ। ओके मैम। कौन कौन आ गया? रेखा चौधरी, लवली राज हिंगोनिया, अंजलि शर्मा, चंदा चलावरिया, रशिता राणा, निकिता शर्मा, ममता शर्मा, सीमा चौधरी, चित्रांशा परमार, कंचन चौधरी, कंचन, प्रियंका चौधरी, भावना एंड चेल्सी, चंदा शर्मा, भावना एंड चेल्सी, चंदा शर्मा, ममता बैरवा, पिंकी चौधरी भी आ गई अभी। पिंकी चौधरी, पिंकी चौधरी,
गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पिंकी चौधरी भी आ गए। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। 9:05 हुए हैं, देख लेते हैं अभी। तनुश्री भी आई थी कल, तो अभी कल तो लगाई थी तनुश्री को भी। कांता जाट आई है अभी। सुमन चौधरी, एक मिनट बस इनको एडमिट करके अपन क्लास करते हैं। सुमन चौधरी भी आ गई। सुमन चौधरी, हाँ बेटा, अपन कल किसकी बात कर रहे थे? टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम की। तो टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा की बात कर रहे थे। तो एक मिनट प्रिया को एडमिट कर देती हूँ। प्रिया भी आ गई। प्रिया भी आ गई। प्रिया का मैं नाम लिख देती हूँ, प्रिया। ठीक है बेटा। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा की बात कर रहे थे। तो एक सबसे पहले मैं स्लाइड आपको शेयर करती हूँ लेक्चर बिगिन करने से पहले। ठीक है, हाँ बेटा, ये देखना, ये स्लाइड है, दिख रही है? तो अपन कोलेनकाइमा की बात कर रहे थे। तो ये क्या दिखाया है? स्थूल कोणोत्तक, मतलब कोलेनकाइमा के प्रकार हैं। तो एंगुलर कोलेनकाइमा, जिसको कि आप कहते हो कोणीय कोलेनकाइमा, एक है एन्यूलर कोलेनकाइमा, एक है लेम्युलर कोलेनकाइमा, और प्लेट कोलेनकाइमा, एक है लेक्यूनर कोलेनकाइमा, रिक्तिका में या नलिकावत स्थूल कोणोत्तक। तो ये जो डायग्राम है, इसमें क्या दिखाया है? कोलेनकाइमा के टाइप्स है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा? एंगुलर कोलेनकाइमा, ठीक है, एन्यूलर कोलेनकाइमा, लेम्युलर कोलेनकाइमा एंड लेक्यूनर कोलेनकाइमा। ठीक है, तब इन ब्रीफ है स्थूल कोणोत्तक के प्रकार। पहला है एंगुलर कोलेनकाइमा। तो स्थूल कोणोत्तक कोशिकाओं में जब स्थूलन पदार्थ का जमाव कोशिकाओं के कोणों पर पाया जाता है तो इसको एंगुलर कोलेनकाइमा कहते हैं। इसी प्रकार लेक्यूनर और ट्यूब्यूलर कोलेनकाइमा किसे कहते हैं? तो इस प्रकार की स्थूल कोणोत्तक कोशिकाओं में स्पष्ट अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं तथा स्थूलन पदार्थ का जमाव कोशिका भित्ति के उन भागों पर होता है जो कोशिका भित्ति के सम्मुख अंतर कोशिकीय स्थानों के सामने होते हैं। तीसरी है प्लेट और लेम्युलर कोलेनकाइमा। अब बात करते हैं स्थूल कोणोत्तक के कार्य क्या हैं? What are the functions of कोलेनकाइमा? तो कोलेनकाइमा के प्रमुख कार्य हैं। पहला है कोलेनकाइमा पौधों के युवा भागों को लचकमयी दृढ़ता या तनन दृढ़ता, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। कोलेनकाइमा helps to provide mechanical or tensile strength to the young plant organs। इस प्रकार ये शाखाओं को हवा के झोंकों से टूटने से भी बचाती है। दूसरा फंक्शन क्या है कोलेनकाइमा का? क्योंकि कोशिका की लंबाई बढ़ने के साथ साथ इनमें स्थूलन होता है, अतः इस कारण कोशिका का लचीलापन यथावत बना रहता है। कोशिका का लचीलापन यथावत बना रहता है। वृद्धि में भी किसी प्रकार की बाधा इनके स्थूलन से उत्पन्न नहीं होती। यह जीवित कोशिकाएं होती हैं, मतलब द सेल्स ऑफ द कोलेनकाइमा आर लिविंग सेल्स। यह जीवित कोशिकाएं होती हैं,
अतः कुछ स्थूल कोणोत्तक कोशिकाओं में हरित लवक भी उत्पन्न हो जाते हैं. As the cells of collenchyma are living, so in some of the cells of the collenchyma, chloroplast also develop. हरित लवक भी उत्पन्न हो जाते हैं. एक बार निर्मला चौधरी आई हैं, इनको भी एडमिट कर देते हैं. निर्मला चौधरी, नाम लिख लेती हूँ, निर्मला चौधरी. निर्मला चौधरी, ठीक है. अतः मतलब कुछ स्थूल कोणोत्तक कोशिकाओं में हरित लवक उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण में भी सहायक होती हैं. नेक्स्ट कार्य क्या है? सजीव कोशिकाएं होने के कारण यह कोलेनकाइमा विभाज्योतकी प्रवृत्ति, विभाज्योतकी मेरिस्टेमेटिक प्रवृत्ति ग्रहण कर सकती हैं तथा मुख्य रूप से इनके द्वारा कैम्बियम का भी निर्माण होता है तथा ये घाव भरने की प्रक्रिया में भी सहायक होती हैं. तो कल अपन ने किसके बारे में पढ़ा था बेटा? मृदुतक के बारे में, पैरेन्काइमा के बारे में और कोलेनकाइमा के बारे में भी देख रहे हैं आज. तो इन दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा? ये डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में. तो पहला है पैरेन्काइमा, मृदुतक की कोशिकाएं समव्यासी, मृदुतक की कोशिकाएं समव्यासी होती हैं एवं पतली भित्ति युक्त होती हैं. एक बार मोनिका मीना और आई हैं, इनको भी एडमिट कर देते हैं. मोनिका मीना, मॉर्निंग बेटा. मोनिका मीना, मोनिका मीना. गुंजन भी आ गई क्या आज? गुंजन तो अब आ रही है रोज. गुंजन 36, गुंजन भी आ गई. ठीक है, इनको भी एडमिट कर दिया, गुंजन को भी. ठीक है. अब डिफरेंसेस बिटवीन कोलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा क्या क्या हैं? तो मृदुतक की कोशिकाएं समव्यासी होती हैं एवं पतली भित्ति युक्त होती हैं, जबकि कोलेनकाइमा की कोशिकाएं अपेक्षाकृत लंबी होती हैं, सजीव होती हैं, किंतु मोटी भित्ति युक्त होती हैं. कैसी होती है? द सेल्स ऑफ द कोलेनकाइमा आर लिविंग and long cells and these are thick walled, जबकि मृदुतक की कोशिका भित्ति में स्थूलन नहीं पाया जाता और कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति में अनियमित रूप से स्थूलन पाया जाता है. तीसरा डिफरेंस है मृदुतक कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं. मतलब इंटरसेल्युलर स्पेसेस are found in between the parenchymatous cells, लेकिन कोलेनकाइमा कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं. मतलब intercellular spaces are absent in the cells of कोलेनकाइमा. मृदुतक कोशिकाओं की आकृति अंडाकार, गोलाकार या बहुभुजीय होती है. मतलब the cells of the parenchyma are oval in shape, spherical in shape or they may be polygonal in shape. कैसे हैं? polygonal in shape. जबकि कोलेनकाइमा की कोशिकाएं गोलाकार या बहुभुजाकार होती हैं. नेक्स्ट इनमें डिफरेंस है मृदुतक भोजन निर्माण, खाद्य पदार्थों का संचय तथा रेस्पिरेशन, श्वसन का कार्य करती हैं. कभी कभी विभाज्योतकी भी हो जाती हैं. जबकि कोलेनकाइमा स्थूल कोणोत्तक पौधों के कोमल अंगों को लचीलेपन के साथ साथ दृढ़ता भी प्रदान करती है. विशेष परिस्थितियों में कोलेनकाइमा स्थूल कोणोत्तक प्रकाश संश्लेषण भी कर सकती है. मतलब in some special situations the कोलेनकाइमा cells also carry on the function of photosynthesis. अब मैं आपसे बात करती हूँ, किसकी बात करेंगे?
स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक की। स्क्लेरेन्काइमा, तो स्क्लेरेन्काइमा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द स्क्लेरोस स्क्लेरोस से हुई है। स्क्लेरोस का मतलब है दृढ़ या मजबूत। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की कोशिका भित्ति अत्यंत सख्त होती है, मोटी एवं मजबूत होती है। मतलब द सेल वॉल of the sclerenchymatous cells is hard and thick and strong. ठीक है, कोशिका भित्ति की मोटाई इतनी अधिक होती है तथा इस पर लिग्निन जैसे स्थूलन पदार्थों का जमाव भी इतना अधिक होता है कि ये कोशिका गुहा को पूर्णतः अवरुद्ध कर लेते हैं। मतलब the cell wall of sclerenchyma is extremely thick and some thickening substances, some thickening substances like lignin are found. मतलब deposition of lignin is present on the sclerenchymatous cells in such an abundant quantity that the cell cavity मतलब कोशिका गुहा is completely gets blocked by this deposition of lignin. मतलब कोशिका भित्ति की मोटाई इतनी अधिक होती है तथा इस पर लिग्निन जैसे स्थूलन पदार्थों का जमाव भी इतना अधिक होता है कि ये कोशिका गुहा को पूर्णतः अवरुद्ध कर लेते हैं एवं कोशिका गुहा अत्यंत सकड़ी हो जाती है। जीव द्रव्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। मतलब the cells of the sclerenchyma become dead as the protoplasm degenerates. तो दृढ़ ऊतक कोशिकाएं sclerenchymatous cells बहुत लंबी, सकड़ी व दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। मतलब the cells of the sclerenchyma are extremely long, these are narrow and are pointed at both the ends. इनकी कोशिका भित्ति मोटी तथा लिग्निन युक्त होती है तथा ये कोशिकाएं मतलब sclerenchymatous cells परिपक्व होने पर मृत हो जाती हैं। मतलब as soon as the sclerenchymatous cells become mature, these sclerenchymatous cells become dead. मोटी कोशिका भित्ति में अनेक सरल गर्त पाए जाते हैं और यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि भित्ति स्थूलन में लिग्निन का जमाव केवल स्क्लेरेन्काइमा ऊतकों में ही होता है। तो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स दृढ़ ऊतक कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त एवं कठोर होती हैं। कोशिका के पूरी तरह वृद्धि करने के बाद परिपक्व कोशिका अपना एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेती है। इसके पश्चात प्राथमिक भित्ति पर लिग्निन का द्वितीयक निक्षेपण प्रारंभ होता है तथा ये परतों के रूप में स्तरित होता जाता है। यह निक्षेपण समान मोटाई का होता है जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका गुहा घटती जाती है। लिग्निन जल के प्रति अपारगम्य होता है। मतलब मैंने क्या बताया, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इज फाउंड on the cell wall of the sclerenchymatous cells and this lignin is impermeable to water. तो निक्षेपण के कारण लिग्निन के डिपोजिशन के कारण बढ़ते हुए जल अभाव के द्वारा कोशिका द्रव्य मृत हो जाता है। अतः दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं पूर्णतः परिपक्व अवस्था में मृत एवं निर्जीव होती हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ ऊतक के प्रकार। तो स्क्लेरेन्काइमा के अंतर्गत दो प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित की गई हैं। पहला है बेटा
स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, दृढ़ ऊतक तंतु। दूसरा है स्टोन सेल्स और स्क्लेरिड्स, अस्थिल व दृढ़ कोशिका हैं। तो एक स्लाइड पहले और शेयर कर देती हूँ मैं, ठीक है, आप लोगों के साथ। ये देखो, ये कल भी शेयर की थी, कल ये वाली द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज के बारे में है। द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। तो पहला जो दिखाया है ये तो है पेरेन्काइमा टिश्यू, मृदुतक ऊतक जिनके बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेसेस हैं। ठीक है, एक अपन बात अभी किसकी करी बेटा, कोलेनकाइमा सेल्स की बात करी। ये है स्थूल कोणोत्तक कोशिकाएं, ऊतक, कोलेनकाइमा टिश्यू। अब किसकी बात मैं कर रही हूँ, मेन ये है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो ये देखो इसमें क्या दिखाया है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में सेल वॉल्स विथ लिग्निन, कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव होता है। और इनकी जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन का मतलब जो कोशिका गुहा है वो घटती जाती है। क्यों घटती जाती है, क्योंकि कोशिका भित्ति पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो बात किसकी चल रही है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, ये देख रहे हो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, दृढ़ ऊतक तंतु के बारे में बात करेंगे। और ये जो बी डायग्राम है, जो एरो घुमा रही हूँ, वो क्या है, स्टोन सेल है और स्क्लेरिड्स है। तो एक और स्क्लेरिड्स में दिखा देती हूँ आपको, एक और डायग्राम शेयर कर देते हैं। इसमें देखना किसकी बात चल रही है बेटा, स्क्लेरेनकाइमा की बात चल रही है। तो बाद में कौन सा है, दृढ़ ऊतक। तो यह है क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा का वर्गीकरण। तो अपन क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स जिसको कि स्टोन सेल्स हैं, अस्थिल व दृढ़ कोशिका हैं। एक है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। तो स्क्लेरिड्स अब अपन देखेंगे तो कितने प्रकार की हैं वो इसमें दिखा देती हूँ मैं, फिर अपन आगे लेंगे। एक है ब्रैकीस्क्लेरिड्स, एक क्या है बेटा, ब्रैकीस्क्लेरिड्स, मैक्रोस्क्लेरिड्स, ब्रैकीस्क्लेरिड्स। दूसरा है मैक्रोस्क्लेरिड्स। तीसरा है ऑस्टियोस्क्लेरिड्स, एस्टेरोस्क्लेरिड्स व ट्राइकोस्क्लेरिड्स। जो स्टोन सेल्स है स्क्लेरिड्स है, 5 प्रकार की हैं। इसी प्रकार इस डायग्राम में आप देख रहे हो जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स है वो भी 2 प्रकार के हैं, जाइलरी फाइबर्स या जाइलरी फाइबर्स और है एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। तो जाइलरी फाइबर्स भी 3 प्रकार के हैं। एक तो है फाइबर ट्रैकेट्स, लिब्रिफॉर्म फाइबर्स व जिलेटिनस फाइबर्स। और एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स है फ्लोएम फाइबर्स, कॉर्टिकल फाइबर्स व पेरीवेस्कुलर फाइबर्स। तो ये जो दिखाया है चार्ट वो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स के बारे में, दृढ़ ऊतक तंतु के बारे में। तो यह कोशिकाएं लंबी, पतली तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। कभी कभी कोशिका भित्ति इतनी अधिक मोटी हो जाती है कि कोशिका गुहा मतलब कोशिका सेल ल्यूमेन बहुत छोटी हो जाती है या बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। मतलब sometimes the cell wall becomes extremely thick as a result of which the cell lumen becomes extremely small in size or the cell lumen is absent। तो कोशिका भित्ति में छोटे छोटे गोल तथा सरल गर्त भी पाए जाते हैं। दृढ़ ऊतक तंतुओं की लंबाई 1.3 मिलीमीटर तक ही होती है, परंतु झूठ किसको कहेंगे, कॉर्कोरस, कैप्सुलरिस तथा बोहोमेरिया में तंतुओं की लंबाई
20 से 550 मिलीमीटर तक हो सकती है। मतलब the length of the sclerenchymatous fibers is about 1.3 millimeter. But exception क्या है? Exception is jute, Corchorus capsularis, and in Bohomeria, the sclerenchymatous are about 20 to 500 millimeter in length. तो जड़ ऊतक तंतु स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स अधिकतर पौधों के वलकुट, परिरंभ, जाइलम व फ्लोएम में पाई जाते हैं। मतलब द स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स आर फाउंड इन द कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड इन जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ द प्लांट्स। एक बीजपत्री पौधों में जड़ ऊतक तंतु संवहन बंडलों के चारों ओर समूह में पाए जाते हैं। एक बीजपत्री पौधों में मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स में यह जड़ोतक तंतु स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स वेस्क्यूलर बंडल्स संवहन बंडलों के चारों ओर एक आच्छादित शीट के रूप में मौजूद रहते हैं। या संवहन बंडल वेस्क्यूलर बंडल के एक तरफ नीचे व ऊपर समूह में पाए जाते हैं। तो पादप अक्ष में तंतुओं की उपस्थिति के अनुसार इनको भी मतलब स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स को भी दो श्रेणियों में विभेदित किया गया है। एक तो बेटा है वुड फाइबर्स, दूसरा है बास्ट फाइबर्स। तो वुड फाइबर्स क्या कहलाते हैं? काष्ठीय तंतु। वुड फाइबर्स कहलाते हैं काष्ठीय तंतु। वुड फाइबर्स हैं काष्ठीय तंतु। अब अपन बात करते हैं यह जड़ ऊतक जाइलम, विशेषकर द्वितीयक जाइलम, सेकेंडरी जाइलम की वाहिनियों के साथ पाई जाते हैं। मतलब वुड फाइबर्स यह जड़ ऊतक जाइलम, विशेषकर द्वितीयक जाइलम, सेकेंडरी जाइलम की वाहिनियों के साथ पाए जाते हैं। इनकी द्वितीयक भित्ति लिग्नीकृत होती है और यह पर्याप्त लंबे व सकड़े होते हैं। इनके सिरे छेनी के समान सकड़े व नुकीले होते हैं। मतलब the wood fibers, the secondary wall of the wood fibers is lignified and these are extremely long. The wood fibers are long and narrow. ठीक है, अब बात करते हैं बास्ट फाइबर्स की, फ्लोएम रेशे की। तो यह अनेक पौधों जैसे सन व जूट में पाए जाते हैं। संवहनी ऊतक के बाहर यह वृत्ताकार पट्टियों में या फिर समूह में व्यवस्थित होते हैं। इनकी उत्पत्ति प्राथमिक फ्लोएम कोशिकाओं से होती है। मतलब द बास्ट फाइबर्स डेवलप from the primary phloem cells, and these bast fibers are also called as pericyclic fibers. इनको परिरंभ तंतु भी कहते हैं। यह तंतु मतलब बास्ट फाइबर्स फ्लोएम रेशे लंबे, अपेक्षाकृत कोमल और अधिक नुकीले सिरों के होने से अपने नुकीले सिरों द्वारा संलग्न तंतुओं के बीच मजबूती से फंसे रहते हैं। इनको पृथक करना अत्यंत कठिन होता है। मतलब द बास्ट फाइबर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली तथा पूरी पट्टिका के तंतु केवल एक साथ समूह में ही पृथक किए जा सकते हैं। तो बास्ट फाइबर्स का उपयोग रस्सी, बोरे, चटाइयां, सूतली आदि अनेक मानव उपयोगी एवं आर्थिक महत्व की वस्तुओं के बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ
sclerenchyma या what are the functions of sclerenchymatous fibers, जड़ ऊतकी तंतुओं के कार्य क्या हैं? तो जड़ ऊतकी तंतुओं का प्रमुख कार्य पौधों के विभिन्न भागों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने का होता है। मतलब the sclerenchymatous fibers provide mechanical strength to the plant organs, जिससे कि पौधे, एक मैं अपडेट कर देती हूँ, जिससे कि पौधे दबाव व खिंचाव आदि को सहन कर सकते हैं। एक बीजपत्रियों में उपयोगी जड़ ऊतक तंतु उनकी पत्तियों से प्राप्त होते हैं। इनकी लिग्नीकृत भित्ति अपेक्षाकृत अधिक मोटी होने से यह वास्त्र तंतुओं की तुलना में छोटे, अधिक खुरदुरे एवं कड़े होते हैं। इन्हें कठोर तंतु कहते हैं। अब इसी प्रकार मूसा टेक्सटाइलिस, मनीला हेम्प तथा अगेव इसके उदाहरण हैं। यह मोटे रस्से, चटाई, कागज बनाने एवं वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब सेकंड मैंने जो दिखाया था, एक बार और वही डायग्राम शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। क्या दिखाया था? जड़ ऊतक कोशिकाएं, ये देख लो। अब अपन किसकी बात करेंगे? स्क्लेरेट्स की। स्क्लेरेट्स की बात करेंगे अब अपन आपके साथ। तो ये वाला तो हो गया स्क्लेरेट्स। स्क्लेरेट्स को क्या कहेंगे? जड़ कोशिकाएं। जड़ कोशिकाएं। तो स्क्लेरेट्स की बात मैं आपसे करूंगी। स्क्लेरेट्स कितने प्रकार के हैं? तो देखना बेटा, ब्रैकीस्क्लेरेट्स है, ब्रैकीस्क्लेरेट्स है, और मैक्रोस्क्लेरेट्स है, ऑस्टियोस्क्लेरेट्स है, एस्ट्रोस्क्लेरेट्स है, ट्राइकोस्क्लेरेट्स है। तो इसकी बात मैं आपके साथ अभी करूंगी। एक स्लाइड और शेयर कर देती हूँ अगर इसमें स्क्लेरेट्स है तो, ठीक है। अच्छा, इधर टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा भी है, फिर भी इस स्लाइड को भी देख लो बेटा, जब है तो निकली गई। तो कोलेनकाइमा में मैंने जो बताया था आपको, पहले तो चार्ट ये दिखाया था, तो ये अभी तो स्लाइड्स की बात करेंगे। ये आपको एंगुलर कोलेनकाइमा दिखाई है, मैंने चार्ट में ही बताया ना, टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा बताई दिए। तो ये जो डायग्राम ने दिखाया था, कोणीय स्थूल कोणोत्तक है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो एंगुलर वॉल थिकनिंग, एंगुलर वॉल थिकनिंग और वैक्यूल। और दूसरी क्या है? लेमिनल, लेमिलर कोलेनकाइमा, जिसको कि आप प्लेट कोलेनकाइमा कहते हो। तो लेमिलर थिकनिंग दिख रही है, और ये लेक्यूनेट, लेक्यूनेट और ट्यूबुलर कोलेनकाइमा दिख रही है, हैविंग द लेक्यूनेट। तो अब किसकी बात कर रही हूँ मैं आपके साथ? स्क्लेरेट्स की, ठीक है। तो जड़ कोशिकाएं, इनको स्टोन सेल्स, अष्टल कोशिकाएं या ड्रढ़क भी कहते हैं। मतलब स्क्लेरेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्टोन सेल्स। और यह कोशिकाएं पौधों में सामान्य एवं व्यापक रूप से पाई जाती हैं। इनकी द्वितीयक भित्ति अत्यधिक मोटी होती है। कोशिका गुहा सकड़ी व आयतन में बहुत कम होती है। मतलब द सेल ल्यूमेन ऑफ द स्क्लेरेट्स इज नैरो, ठीक है। नाशपाती के गूदे की समव्यासी अष्टल कोशिकाओं को समव्यासी ड्रढ़क ब्रैकीस्क्लेरेट्स तथा नारियल की कठोर अंतःफल भित्ति एंडोकार्प की छड़ाकार या स्तंभाकार कोशिकाओं को मैक्रोस्क्लेरेट्स कहते हैं। मतलब बेटा, मैक्रोस्क्लेरेट्स गुरु जड़ ऊतक किसमें पाई जाती हैं? नारियल में पाई जाती हैं, क्योंकि जो नारियल की कठोर एंडोकार्प है वो कैसी होती है? छड़ाकार की होती है। और इसकी कठोर एंडोकार्प को क्या कहते हैं? मतलब नारियल में क्या पाया जाता है? मैक्रोस्क्लेरेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। जबकि नाशपाती के गूदे में समव्यासी ड्रढ़क ब्रैकीस्क्लेरेट्स पाई जाती हैं। जबकि मटर की बाह्य छोल में मिलने वाली खंभ आकार जड़ कोशिकाओं को
ऑस्टियोस्क्लेरिड्स कहते हैं, अस्थि डड़क कहते हैं तथा चाय की पत्तियों में उपस्थित ताराकार अस्टल कोशिकाओं को एस्ट्रोस्क्लेरिड्स कहते हैं। जो चाय की लीव्स है, टी लीव्स है, उसमें स्टार शेप्ड अस्टल कोशिकाएं मिलती हैं, इनको क्या कहते हैं? एस्ट्रोस्क्लेरिड्स कहते हैं। दूसरी ओर जैतून ओलिया की पर्ण के शाखित रोम सदस्य डड़क को फिलीफॉर्म स्क्लेरिड्स, तंतु में डड़क और ट्राइकोस्क्लेरिड्स कहते हैं। तो स्क्लेरिड्स विभिन्न पौधों के शरीर में अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, सभी अंगों में, परंतु विशेषकर पत्तियों में स्क्लेरिड्स दृढ़ कोशिकाएं एकल या समूह के रूप में पाए जाते हैं। एकल स्क्लेरिड को इडियोब्लास्ट कहते हैं। सिंगल स्क्लेरिड्स इज कॉल्ड एज इडियोब्लास्ट। यह प्याज, एलियम की बाह्य त्वचा, हुआ के हुआ के भरण ऊतक तथा मध्य ऊतक में इधर उधर बिखरे हुए पाए जाते हैं या शिराओं के अंतिम सिरों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अनेक अष्टल फलों की कठोर फल भित्ति तथा कठोर बीजों का बाह्य चोल स्क्लेरिड कोशिकाओं की परतों का बना होता है। फलों के गूदे में उपस्थित एकल स्क्लेरिड को ग्रिड कोशिकाएं भी कहते हैं, जैसे नाशपाती में। अब बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। 9:37 हो गए हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार के पेपर में, ठीक है। प्रैक्टिकल का मैं सबने बना लिया, प्रैक्टिकल का जहां तक भेजा था तो और भेज दूंगी मैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में आप लोगों को।